अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग NMNSE यूट्यूब चैनल। और NMD कैट का जो सिलेबस है बायोलॉजी का स्पेसिफिकली जो पोर्शन है वो हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है एंजाइम। और हमारे चैनल पे जो हमारी ऑनलाइन एकेडमी है उसमें तमाम सब्जेक्ट्स जो हैं NMD कैट के, वो तमाम जो है बहुत ही अच्छे टीचर्स जो हैं वो पढ़ाएंगे, आपको अच्छे से गाइड करेंगे। तो अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो आप लोग रजिस्टर करवा सकते हैं। और अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। इट इज़ एंजाइम। जो आज का टॉपिक है वो है एंजाइम्स, जिसमें हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन होगा बेसिकली, जिसमें इसका स्ट्रक्चर होगा, इसकी कॉम्पोजिशन होगी। सो लेट्स स्टार्ट। एंजाइम एंजाइम बेसिकली दो जो है ना सब वर्ड से मिलके बना है। एन मीन्स इनसाइड, एंजाइम मीन्स यीस्ट। ठीक है, यानी कि इसका ये नाम यहाँ पे इसलिए रखा गया है क्योंकि सबसे पहले जो था ये यीस्ट के अंदर डिस्कवर किया गया। जो सबसे पहला एंजाइम था वो यीस्ट के अंदर डिस्कवर किया गया था, जिसका नाम था डायस्टेज। इसीलिए इसका नाम जो है एंजाइम रखा गया। उसके अलावा ये इसकी हिस्ट्री से बात हो गई। अब इसके बारे में बात करते हैं। व्हाट आर एंजाइम्स? दे आर बेसिकली बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का मतलब ये है कि ये ऐसे कैटलिस्ट हैं। हमें पता है कैटलिस्ट क्या होते हैं। कैटलिस्ट हम केमिस्ट्री में भी टर्म यूज करते हैं। कैटलिस्ट कहते हैं ऐसे कंपाउंड्स को, ऐसे मॉलिक्यूल्स को जो कि रिएक्शन स्पीड अप करते हैं, यानी कि रिएक्शन जो है उसको जल्दी प्रोसीड करवा देते हैं, उसको स्पीड अप कर देते हैं। अब इसका नाम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये इसके बारे में एंजाइम बेसिकली वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में मौजूद कैटलिस्ट होते हैं। इस वजह से हम उनको बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहते हैं। इनका मेन फीचर ये है, क्या करते हैं? स्पीड अप द रिएक्शन, रिएक्शन की स्पीड को तेज कर देते हैं विदाउट बीइंग यूज्ड अप, जिसके अंदर ये खुद यूज नहीं होते। यानी कि जैसे ये रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, रिएक्शन प्रोसीड करवाते हैं, जो सबस्ट्रेट होता है वो प्रोडक्ट में जो है चेंज हो जाता है। उसके बाद एंजाइम जो है एज इट इज वापस अपनी शेप में आ जाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये बात है, ये पॉइंट जो है ये बता रहे हैं कि ठीक है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट यानी कि एंजाइम्स क्या करते हैं? रिएक्शन स्पीड अप करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं? बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। इसके बारे में हम आगे भी डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन बेसिकली क्या करता है ये है, क्या कैसे करता है? ये लोअर डाउन कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी को। एक रिएक्शन की पास एक्टिवेशन एनर्जी होती है जो सबस्ट्रेट को आगे प्रोसीड करवाती है ताकि सबस्ट्रेट क्या होता है, प्रोडक्ट में चेंज हो सके। तो कैटलिस्ट क्या करते हैं, उसके साथ सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होते हैं और रिएक्शन प्रोसीड करवाते हैं और लोअर डाउन करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। अब इसकी केमिकल नेचर क्या है? एंजाइम किस चीज़ से मिलके बने हैं? एंजाइम बेसिकली प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन नेचर हैं, यानी कि तमाम एंजाइम जो हैं वो प्रोटीन्स हैं। बेसिकली उनकी केमिकल नेचर क्या है? वो प्रोटीन्स हैं। और कौन सी प्रोटीन्स हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। अब हमारे पास दो तरह की नेचर में प्रोटीन्स होती हैं, फाइब्रस प्रोटीन्स होती हैं और ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं। तो आप लोगों ने याद रखना है कि एंजाइम्स जो हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स की एग्जाम्पल हैं, जिनके अंदर क्या होता है? टर्शरी कॉन्फर्मेशन होती है, यानी कि पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो हैं वो प्रोटीन का टर्शरी कॉन्फर्मेशन वाला स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसे हम ग्लोबुलर प्रोटीन्स कहते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स जैसे कि टर्शरी कॉन्फर्मेशन, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये सब जो है MCQs में आपसे पूछा जा सकता है। अब हमें पता है कि पॉलीपेप्टाइड चेन्स, अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर आपको बैकग्राउंड नॉलेज हो अबाउट प्रोटीन्स, वो ये है कि प्रोटीन्स जो हैं बेसिकली अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, और पॉलीपेप्टाइड चेन जो हैं वो अमाइनो एसिड्स मिलके जो है एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलके अल्टीमेट क्या स्ट्रक्चर बनाते हैं? एंजाइम्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमने यहाँ पे बात की एक और जो है एक्सेप्शनल केस है, ऐसा केस जो कि नॉर्मली इतना कॉमन नहीं है, वो है राइबोजाइम्स का। यानी कि अभी हमने ये बात की कि ज़्यादातर जो है, ज़्यादा क्या सारे ही तकरीबन जो है प्रोटीन इन नेचर होते हैं, लेकिन बहुत चंद ऐसे हैं जो कि RNA होते हैं। केमिकल नेचर क्या है उसकी? वो RNA से मिलके बने हैं, तो उनका नाम क्या रखा गया है? उनको राइबोजाइम्स कहते हैं। ठीक है, जैसे प्रोटीन से जो बने हैं उनको एंजाइम्स, जो RNA से बने हैं उनको राइबोजाइम्स कहते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कैटालिसिस के बारे में।
ये कैटालिसिस कैसे करते हैं? स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एंजाइम मेड अप ऑफ फ्यू अमाइनो एसिड्स व्हिच टेक पार्ट इन कैटालिसिस इज कॉल्ड एज एक्टिव साइट। अब एंजाइम है, ठीक है, एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन से बना है, हमें पता चल गया क्या क्या काम करता है वो हम लोगों ने देख लिया। अब बेसिकली उसके स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे। एक एंजाइम का अब पूरा एंजाइम जो है वो कैटालिसिस में इन्वॉल्व नहीं होता। कैटालिसिस क्या होता है? जब कोई रिएक्शन यानी कि कोई सबस्ट्रेट है यानी कि कोई रिएक्टेंट है वो अपने प्रोडक्ट में चेंज होता है, उसका जो चेंज होना है दिस इज कॉल्ड कैटालिसिस, ठीक है। चाहे वो ब्रेक डाउन हो रहा है यानी कि उसमें वो एनाबोलिज्म है, कैटाबोलिज्म है, जो भी है उसमें जो कैटालिसिस हो रही है वो कौन करवा रहा है? वो पूरा एंजाइम उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। उसमें एंजाइम का एक स्पेसिफिक छोटा सा एरिया जो है वो इन्वॉल्व होता है जिसको हम कहते हैं एक्टिव साइट, ठीक है। अब एक्टिव साइट क्या है? चंद अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है जो कि बेसिकली कैटालिसिस में पार्ट लेती है, जबकि पूरा एंजाइम जो है उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। अब एक्टिव साइट के बारे में हम डीप स्टडी करेंगे। एक्टिव साइट क्या है? एक्टिव साइट क्या है? एक्टिव साइट एक चार्ज बियरिंग कैविटी ऑफ एंजाइम है, यानी कि एक एंजाइम है उसका एक स्पेसिफिक पार्ट है जो कि चंद अमाइनो एसिड से मिलकर बना है और वो चार्ज्ड है, ठीक है। कोई भी चार्ज उसके ऊपर हो सकता है, ये चार्ज्ड एरिया है। अब ये चार्ज कैसे आया? क्योंकि इसके अंदर जो अमाइनो एसिड्स हैं वो उनके ऊपर जो आर ग्रुप है यानी कि उनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो उनके उस पे चार्ज है, ठीक है। उन अमाइनो वो चार्ज्ड अमाइनो ग्रुप्स हैं उसके ऊपर जिसकी वजह से उस पर चार्ज आया। तो ये भी अगर आपसे एमसीक्यू पूछा जाए तो हम कह सकते हैं बिकॉज ऑफ आर ग्रुप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स क्या है? एक्टिव साइट चार्ज है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो एक्टिव साइट की बात हो रही है ये दो हिस्सों में डिवाइड होती है, ठीक है। एक होती है बाइंडिंग साइट और एक होती है कैटालिटिक साइट। बाइंडिंग साइट ऐसी साइट है एक्टिव साइट की जो क्या करती है, जिसके काम है रिकग्नाइजिंग एंड बाइंडिंग, यानी कि सबस्ट्रेट को रिकग्नाइज करना। क्योंकि हम लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है एंजाइम का कि ये सबस्ट्रेट स्पेसिफिक हैं, यानी कि इन्होंने खास किस्म का सबस्ट्रेट ही इनके साथ बाइंड हो सकता है। यानी कि एंजाइम के अंदर इतनी सेंस है कि वो अपने खास किस्म के सबस्ट्रेट को रिकग्नाइज करता है कि ओके इसके साथ बाइंडिंग की जा सकती है और इसका रिएक्शन प्रोसीड करवाया जा सकता है। तो वो कौन सा एरिया है जो ये काम करता है रिकग्नाइजेशन का? वो है बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिव साइट, ठीक है। एक्टिव साइट की जो बाइंडिंग साइट है इसका काम है रिकग्नाइजिंग एंड बाइंडिंग। वो रिकग्नाइज करता है उसके बाद सबस्ट्रेट को अपने साथ बाइंड कर लेता है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट है जो सेकेंड हाफ पार्ट है उसको कहते हैं कैटालिटिक साइट। अब ये क्या करता है? बाइंडिंग साइट ने क्या किया कि रिकग्नाइज कर लिया और अपने साथ सबस्ट्रेट को बाइंड कर लिया, लेकिन उसको जो है कॉम्प्लेक्स बनाना, एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है, यानी कि एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स जो है किसने बनाया? बाइंडिंग साइट ने। उसने रिकग्नाइज किया और साथ बाइंड कर लिया। अब इसके बाद जो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा, यानी कि प्रोडक्ट में जब हमारे सबस्ट्रेट चेंज हो जाएंगे और लेकिन उस वक्त एंजाइम के अंदर ही होंगे तो उसको हम कहते हैं एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। अब ये जो कॉम्प्लेक्स कौन बना रहा है? ये कैटालिटिक साइट बना रही है, यानी कि यहाँ तक का काम होगा बाइंडिंग साइट का, उसके बाद सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करना ये काम होगा कैटालिटिक साइट का। कैटालिटिक साइट गेट एक्टिवेटेड आफ्टर बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट एंड कन्वर्ट इट इनटू प्रोडक्ट, यानी कि जो है बाइंडिंग साइट जो है ना, जब सबस्ट्रेट बाइंड हो जाता है तब उसके बाद कैटालिटिक साइट जो होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और फिर क्या करती है? एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से एंजाइम और प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनाती है, यानी कि प्रोडक्ट में सबस्ट्रेट को चेंज करती है और फिर अल्टीमेटली ये किसमें चेंज हो जाते हैं? एंजाइम वैसे ही हमारे पास आ जाता है और प्रोडक्ट को रिलीज कर दिया जाता है। अच्छा, अब ये हो गया इसके जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट था एंजाइम का, उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस करने हैं नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम। यहाँ तक हमने जो पार्ट्स पढ़े ये सारे प्रोटीन से बने, लेकिन कुछ ऐसे नॉन प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का जो कि उसकी फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसका नाम है कोफैक्टर।
ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज आ जाते हैं। कोफैक्टर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर एंजाइम फंक्शनिंग, यानी कि ये बात तो यहाँ से पता चल गई, कुछ एंजाइम जिनको कोफैक्टर जरूरी होता है उनके साथ अटैच होना, वो इसके बिना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकते, यानी कि वो रिएक्शन को प्रोसीड नहीं करवा सकेंगे अगर उनके साथ कोफैक्टर अटैच नहीं होगा। इट एक्ट्स एज ब्रिज बिटवीन सबस्ट्रेट एंड एंजाइम, इसकी वजह से क्या होता है कि सबस्ट्रेट और एंजाइम का कॉम्प्लेक्स बनता है। अगर ये ना हो तो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ नहीं अटैच हो पाएगा और ना ही रिएक्शन प्रोसीड होगा। सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी प्रोवाइड एनर्जी टू एंजाइम, अब क्या होता है, ये भी कोफैक्टर का फंक्शन है कि वो केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है एंजाइम को, ताकि क्या हो, एंजाइम जो है वो आपको अभी मैंने स्टार्ट में बताया था कि ये एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन की जो है लोअर डाउन कर देता है। अब वो एक्टिवेशन एनर्जी कौन दे रहा है, एंजाइम दे रहा है। अगर एंजाइम के पास नहीं है तो क्या होगा, कोफैक्टर उसको प्रोवाइड करेगा ताकि एंजाइम जो है रिएक्शन प्रोसीड करवा सके। डायरेक्ट कैटालिसिस इन सम एंजाइम्स, और बहुत कुछ ऐसे रेयर केसेस हैं जिसमें डायरेक्ट कैटालिसिस जो है वो कोफैक्टर ही करवा रहे हैं, एंजाइम और उसकी बाकी कोई पार्ट जो है उसमें इन्वॉल्व नहीं है, merely just cofactors are involved in its catalysis। ठीक है, अब यहाँ पे एक और यहाँ पे पॉइंट है, स्पेसिफिकली सम कोएंजाइम्स डायरेक्टली परफॉर्म कैटालिसिस। इसकी जो मैंने बात की कि कुछ कोफैक्टर्स जो हैं डायरेक्ट कैटालिसिस करवा देते हैं, तो इसमें कोएंजाइम्स की जो है एग्जांपल कोट की जा सकती है। कुछ कोएंजाइम्स जो हैं, सम यहाँ पे एक पॉइंट भी है कि कुछ कोएंजाइम्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली परफॉर्म करवाते हैं कैटालिसिस को। ठीक है, अब आगे हम कोफैक्टर्स की टाइप्स को पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारे पास कोफैक्टर की 3 टाइप्स हैं, एक्टिवेटर, कोएंजाइम्स एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग एक्टिवेटर को पढ़ेंगे। अच्छा, एक्टिवेटर हम ऐसे कोफैक्टर्स को कहते हैं जो कि इनऑर्गेनिक हो, यानी कि उनकी केमिकल नेचर क्या है, इनऑर्गेनिक हो। यहाँ से भी बहुत ज्यादा एमसीक्यूज बनते हैं, तो इस चीजों को आप लोगों ने याद रखना है कि एक्टिवेटर वो है जो कि इनऑर्गेनिक के नेचर है। सेकेंडली, लूजली अटैच्ड है, यानी कि ये कोफैक्टर अपने एंजाइम के साथ लूजली अटैच है। लूजली अटैच होने का मतलब ये है कि उनकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल पे आते हैं, मेटेलिक आयंस भी हो सकते हैं, नॉन मेटेलिक आयंस भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि सोडियम आयन हो गए, मैग्नीशियम आयन हो गए। इसकी एक और एग्जाम्पल जो है मैं कोट कर देती हूँ, क्लोराइड आयंस की। ठीक है, सिलेवरी एमाइलेज ये एंजाइम का नाम है जिसके अंदर क्लोराइड आयंस क्या है, को एक्टिवेटर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने पहले बताया था, इसमें आयंस जो होते हैं ना वो होते हैं वो एक्टिवेटर होते हैं। ठीक है, तो सिलेवरी एमाइलेज जो है ना उसमें क्लोराइड आयंस जो हैं वो हैं एक्टिवेटर। ठीक है, सेकंड पे आ जाते हैं कोएंजाइम्स। अब कोएंजाइम्स क्या है, ये होती है ऑर्गेनिक के नेचर। ये बेसिकली ज्यादातर जो है वो विटामिन से ड्राइव किए जाते हैं, लूजली अटैच होते हैं। इसकी एग्जांपल है NAD एंड FAD। अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल में NAD डिहाइड्रोजिनेज ये एंजाइम का नाम है, जिसके साथ जो है NAD जो है इसका कोएंजाइम है, यानी कि कोफैक्टर कौन सा है, कोएंजाइम है NAD। नेक्स्ट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, ऑर्गेनिक के नेचर होता है, कोवलेंटली बॉन्ड होता है। अब कोवलेंटली बॉन्ड होने का मतलब ये है क्योंकि कोवलेंट बॉन्डिंग जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, यानी कि वो बहुत ही मजबूती के साथ अपने एंजाइम के साथ अटैच होता है कोफैक्टर। ऐसे कोफैक्टर को हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं, यानी कि ये परमानेंट पार्ट ऑफ एंजाइम है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, ये इससे डिटैच नहीं हो सकता। इसकी एग्जाम्पल में साइटोक्रोम है। साइटोक्रोम इट्स प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ये यहाँ पे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो है एक एंजाइम का नाम है जिसका प्रोस्थेटिक ग्रुप है साइटोक्रोम। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग एपोएंजाइम्स एंड होलोएंजाइम्स की बात करेंगे। अब यहाँ पे एपोएंजाइम्स किसे कहते हैं, एपोएंजाइम्स उन्हें कहते हैं जिनमें उनका कोफैक्टर जो है वो अटैच नहीं होता। अब साफ जाहिर है, मैंने आपको बताया कि कोफैक्टर जो है वो किसी भी एंजाइम की वर्किंग के लिए बहुत एसेंशियल है। अगर उसके साथ कोफैक्टर नहीं अटैच तो इसका मतलब वो एक्टिवेटेड नहीं है, ना ही वो रिएक्शन प्रोसीड करवाएगा। यानी कि एपोएंजाइम ऐसे एंजाइम है जो कि नॉन एक्टिवेटेड है क्योंकि उनका कोफैक्टर उनके साथ अटैच नहीं हो गया। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है होलो एंजाइम्स। अब होलो एंजाइम्स क्या है, ये फंक्शनल एंजाइम्स है। अब इसको फंक्शनल एंजाइम्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनका कोफैक्टर जो है इन एंजाइम्स के साथ अटैच होता है। एपोएंजाइम्स वो है जिनके अंदर कोफैक्टर अटैच नहीं है, यानी कि अपने कोफैक्टर के बगैर है, और होलो एंजाइम एक कंप्लीट
एक्टिवेटेड एंजाइम है, इसको एक्टिवेटेड भी कह सकते हैं, इसको फंक्शनल एंजाइम भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें इसका कोफैक्टर होता है और तो ये क्या कर सकते हैं, ये जो रिएक्शन है वो उसको अच्छे से प्रोसीड करवा सकता है। अच्छा, अब ये था बेसिकली हमारा आज का टॉपिक और इसके जो रिलेटेड एमसीक्यूज हैं यहाँ पे मैंने कुछ लिखे हुए हैं एमसीक्यूज, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप लेक्चर के सारे पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप कोई भी इससे रिलेटेड आने वाला एमसीक्यू अच्छे से जो है वो कर पाएंगे। ठीक है, उसका सही आंसर जो है आप चूज कर सकेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट एमसीक्यू देख ले, एंजाइम्स लो डाउन द एनर्जी ऑफ। ठीक है, कौन सी एनर्जी को लो डाउन करते हैं, तो मैंने सबसे पहले ही स्लाइड में आपको बताया था कि एक्टिवेशन एनर्जी को लो डाउन करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज द विटामिन्स आर एसेंशियल रॉ मटेरियल्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ। अब यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉल करें कि विटामिन्स की बात कौन सी जगह पे की गई थी, तो मैंने बताया था कि जो कोएंजाइम्स हैं वो ज्यादातर जो है कोएंजाइम्स में जो होते हैं ना कोफैक्टर्स, वो विटामिन से लिए जाते हैं। ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको कोएंजाइम्स कहते हैं। तो इसका आंसर आ गया कोएंजाइम्स। एंजाइम्स, एंटीबॉडीज, हार्मोन्स एंड हीमोग्लोबिन आर एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ पे हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था कि एंजाइम्स जो हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन होती है, वो ग्लोबुलर प्रोटीन होती है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ग्लोबुलर प्रोटीन, क्योंकि फाइब्रस नहीं है और बाकी कोई नहीं है। सिंपली से एंजाइम का जब आएगा तो आप लोगों ने ग्लोबुलर प्रोटीन को जो है आप लोगों ने चूज कर लेना है। उसके बाद है विच स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम इज इनकरेक्ट। अब यहाँ पे स्टेटमेंट हम लोग पढ़ लेते हैं। some of them consist solely of protein with no protein part. They catalyze a chemical reaction without being utilized. ये सारी जो है बिल्कुल करेक्ट हैं। All enzymes are fibrous proteins. अब यहाँ पे बात है fibrous protein, तो मैंने आपको पहले बताया था कि fibrous protein नहीं होती, ग्लोबुलर प्रोटीन होती है। तो जो इसका ऑप्शन सी है ये यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक हो गया। An activated enzyme consisting of the polypeptide chain and a cofactor is called. एक एक्टिवेटेड एंजाइम है, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन है और कोफैक्टर भी है, तो उसको क्या कहेंगे, मैंने पहले बताया था एक ऐसे एंजाइम जिसका कोफैक्टर उसके साथ हो, वो एक्टिवेटेड हो, फंक्शनल हो, तो वो क्या होता है, वो होलो एंजाइम होता है, वो होलो एंजाइम होता है। और यहाँ पे एक ऑप्शन एक्टिवेटेड एंजाइम का भी है, तो उसको एक्टिवेटेड एंजाइम भी कह सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो सही होगा, बोथ बी एंड सी। विच वन फॉर्म द रॉ मटेरियल ऑफ कोएंजाइम्स, तो पहले भी ये एमसीक्यू यहाँ पे हम लोग पढ़ चुके हैं, तो विटामिन्स। नेक्स्ट इज अ कोफैक्टर मेड ऑफ इनऑर्गेनिक आयन विच इज डिटैचेबल इज कॉल्ड। अब यहाँ पे इनऑर्गेनिक आयन है और क्या है, डिटैचेबल, यानी कि लूजली बॉन्ड है, तो क्या होगा, यहाँ पे हम देख लेते हैं, हम लोगों ने जो पढ़ा है लूजली है, इनऑर्गेनिक है, तो क्या होगा, एक्टिवेटेड। ठीक हो गया, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि इसका आंसर है एक्टिवेटेड। तो अगर आप इसको अच्छे से स्टडी करेंगे तो आप सारे क्वेश्चंस को जो है बता पाएंगे। और बाकी जो है आपको एमसीक्यू में बहुत सारे आपको जो है नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे इसके अलावा, जिसमें इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यू और भी दिए जाएंगे जिनको आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। और अगर आपको उनकी कुछ समझ नहीं आती तो वी आर देयर, हम आपको गाइड करेंगे। आपको जिसका आंसर समझ नहीं आता उसका सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। और इस तरह से बाकी सारे सब्जेक्ट्स, बाकी सारे टॉपिक्स भी हम लोग कवर करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके लिए रजिस्ट्रेशन नंबर है 0319611589। ठीक है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं इन मिनिमम फीस। ठीक है, टेक केयर, अपना अच्छे से प्रिपेयर करें। अल्लाह हाफिज।